गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपको चैप्टर 9 में कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट बताने जा रहा हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है तो सेम अमाउंट का फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर भी लगाता है। ये एक्शन और रिएक्शन वाला लॉ था। इसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। अब आज हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको समय से मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, वहां से आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। अदरवाइज आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि मैंने साइंस विद जयप्रकाश नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। ओके, लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लेट अस स्टार्ट। मैं यहाँ पर दो बॉडी मानूंगा। इसका मास है मेरा ma, एक बॉडी है मेरी ma और ये किस वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है, ua वेलोसिटी से मूव कर रही है। ऐसे ही मैं एक दूसरी बॉडी है मेरी जिसका मास mv है। mv एक बॉडी a है, एक बॉडी मेरी b है। a बॉडी और ये मेरी एक b बॉडी है। इसका मास मेरा कितना है, mv, और ये कितने किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, uv। ये बिफोर कॉलिजन है, बिफोर कॉलिजन। अब बच्चों इसमें एक कंडीशन है, यहाँ पर ये माना गया है कि ua इज ग्रेटर देन ub। यहाँ पर इस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो इस वेलोसिटी से ज्यादा है, तो होगा क्या, कुछ टाइम के बाद ये इसको हिट करेगी और कोलाइड करेगी, टकराएगी। ये बॉडी इस बॉडी से टकरा जाएगी, तो होगा क्या, कोलिजन होगा। तो यहाँ पर कुछ देर के बाद ma और mb मास की ये दो बॉडी आपस में कोलाइड करेंगी। तो ये जो ma बॉडी है इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करेगी, कितना, FAB। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूं, FAB। फर्स्ट बॉडी दूसरी बॉडी, मतलब ये जो बॉडी A है ये बॉडी B पर कितना फोर्स अप्लाई करेगी, FAB। किस वजह से, कॉलिजन की वजह से। इसी तरीके से ये सेकंड बॉडी B है, वो बॉडी A पर एक फोर्स अप्लाई करेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, कितना, FBA। ये किस लॉ को इंडिकेट कर रहा है, थर्ड लॉ को। मैंने थर्ड लॉ में क्या बताया था, अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी पर कोई फोर्स लगा रही है, जो यहाँ पर कितना लगा रही है, FAB, तो दूसरी बॉडी भी उस पहली बॉडी पर उतना ही फोर्स लगाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हैं FBA फोर्स इधर अप्लाई कर रहा है। अब हमें ये दोनों ये प्रूव करने हैं कि इनमें जो मोमेंटम है कंजर्व है, मोमेंटम कहीं पर भी फिनिश नहीं हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे कि मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में इसके करा चुका हूं। कैसे निकालते थे, मास इनटू v माइनस u अपॉन t, इस फॉर्मूले से हम निकालते थे। मास चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये हमारी v यहाँ पर क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम।
कितना टाइम लिया। तो किसी भी मोमेंटम में चेंज को उसकी रेट निकालनी होती है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम निकालना चाह रहे हैं तो हमें कैसे निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, पी बराबर एम बी। वहीं से तो एम मास हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी में से अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देता हूँ अपॉन टाइम, तो ये मेरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर बॉडी ए और बॉडी बी का निकालूंगा। तो ये तो फार्मूला हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। बॉडी ए का निकालना चाह रहा हूं मैं, तो बॉडी ए का मास कितना है, मास बॉडी ए का एम ए, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी आफ्टर कॉलिजन एम ए। एम ए हमारा किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एम ए मेरा बी ए वेलोसिटी से मूव करेगा, और एम बी मेरा बी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, तो ये इतना हुआ हमारा। यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, ए बॉडी थी बी बॉडी थी, बिफोर कॉलिजन ये पहली बॉडी ए हमारी यूए वेलोसिटी से मूव कर रही थी, और दूसरी बॉडी जो थी वो यूबी वेलोसिटी से मूव कर रही थी। इसका मास एम ए था, इसका मास एम बी था। तो बिफोर कॉलिजन हो गया। अब ये हुआ हमारा कॉलिजन, ये कंडीशन कौन सी हो गई, कॉलिजन की। और ये हो गया हमारा आफ्टर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन ये हो गया, फिर ये आपस में कोलाइड किए, कोलाइड करने की वजह से इस बॉडी ने इस पर फोर्स लगाया एफ ए बी, और इस बॉडी ने इस पर फोर्स लगाया एफ बी ए, और फोर्स लगाने के बाद होगा क्या, इसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। ये बी ए वेलोसिटी से मूव करेगा, दूसरा बी बी वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि कॉलिजन होने पर वेलोसिटी में हमारा चेंज हो जाता है। एक की वेलोसिटी ग्रेटर हो जाती है, एक की वेलोसिटी लेस हो जाती है, एक दूसरे में वेलोसिटी का ट्रांसफर हो जाता है दो बॉडी का। तो यहाँ पर अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ए वेलो बॉडी ए की यहाँ पर बी ए हो चुकी है, तो बी ए माइनस यूए अपॉन टी, ये हमने कहा थी। अब इसी तरीके से मैं इसको उठा दे रहा हूं यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। अब मैं बॉडी बी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मास एम बी, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी उसकी वी बी, मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम बनाया था, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू ए, वो यू बी, और टाइम टी। तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा वैल्यू ए बॉडी और बी बॉडी का आ गया। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें जो मैंने आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया वो क्या बोलता है, जितना फोर्स पहली बॉडी लगा रही है उतना ही फोर्स दूसरा बॉडी लगाएगी, मींस मोमेंटम में चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, ये होना चाहिए हमारा।
ये तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या बोलता है हमारा एक्शन रिएक्शन वाला लॉ कि जितना रेट ऑफ मोमेंटम बॉडी का बॉडी ए का बॉडी के ए में जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी बी में होना चाहिए, लेकिन माइनस मैंने लगाया यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें क्या देता है फोर्स, ठीक है ना। थर्ड लॉ तो थर्ड लॉ हमें क्या बताता है एफ ए बी जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये कितना हो गया एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ये हो गया। तो जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए। वैल्यू पुट करते हैं हम इसकी एफ ए बी की वैल्यू कितनी है ये यहाँ पर, और ये हमारा एफ बी ए वैल्यू पुट करते हैं एम ए बी ए माइनस यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस एम बी 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 माइनस यू बी अपॉन टी। ओके, तो मैंने थर्ड लॉ हमें बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए, क्योंकि इनिशियल स्टेट में ये बॉडी इतने मूवमेंट से इतने वेलोसिटी से चल रही थी, तो एक बॉडी अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी और एक दूसरी डिक्रीज करेगी, जिससे कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ पाए। ओके, तो ये फॉर्मूले वाइज हो गया कि जितना फोर्स हमारा बॉडी ए बी पर अप्लाई कर रही है उतना ही फोर्स बॉडी बी बॉडी ए पर अप्लाई करेगी। इसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुट करके यहाँ पे रखी, ये आ गया, यही रखा मैंने एफ ए और एफ बी की वैल्यू यहाँ से, और यहाँ से इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 1 और 2 मान सकते हैं, और इस इक्वेशन थर्ड को तो मैंने इक्वेशन 1 और 2 में से वैल्यू किस इक्वेशन में पुट कर दी, इक्वेशन थर्ड में, तो ये आ गया मेरा टी से टी कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे एम ए बी ए माइनस यू ए ये आ गया। ओके, अब मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए माइनस एम बी 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 माइनस और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो प्लस हो जाएगा, तो एम बी और यू बी ये हमारा आया। अब मैं क्या करूंगा यू वाले टर्म्स को एक साइड में कर ले रहा हूं और बी बी वाले को एक साइड में कर ले रहा हूं, तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए बी ए प्लस एम बी बी बी, ये हमारा आता है। ओके, तो ये हमारा ये वाला टर्म्स क्या इंडिकेट कर रहा है, बिफोर कॉलिजन ये हमारा मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, और ये मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो आपको समझ में आया होगा, ये हमारी दो बॉडी थी ए और बी, एक यूए वेलोसिटी से चली थी एक यूबी, फिर वो कोलाइड थी, कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटी में चेंज आया और वो फिर हमने निकाला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना बॉडी ए में हुआ, मतलब बॉडी ए की वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, और कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी में कितना हुआ। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन लॉ, बॉडी ए में जितना
फोर्स अप्लाई कर रही है बॉडी ए बी पर, उतना ही फोर्स बॉडी बी ए पर करेगी। तो ये इस फॉर्मूले से हमने ये वैल्यू पुट करी है यहाँ पर, फिर इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद आप देख रहे हैं मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है और u वाले टर्म्स को मैं एक साइड में ले गया हूँ और v वाले टर्म्स को एक साइड में ले गया हूँ। तो ये मेरा आप इस u है और u वेलोसिटी मेरी कब थी, बिफोर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन मेरा मोमेंटम ये होगा बॉडी, दोनों बॉडी का, और टोटल मोमेंटम हो गया ये टोटल मोमेंटम। तो ये टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन हो गया और ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन हो गया। तो इस तरीके से हम अब ये जितना कॉलिजन ये है उतना ही कॉलिजन ये होगा, ठीक है ना। तो ये जो कॉलिजन है कंजर्व रहा, जो मोमेंटम है, मोमेंटम मेरा कंजर्व रहा, कहीं पर भी वो लूज फिनिश नहीं हुआ है, केवल चेंज हुआ है। एक बॉडी की वेलोसिटी अगर डिक्रीज हुई है तो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। इस तरीके से उन्होंने बैलेंस कर लिया। जैसे अगर दो प्लेयर खेल रहे हैं, एक प्लेयर तेजी से दौड़ रहा है और दूसरा स्लो, तो रन कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो दोनों को एक इक्वल, जैसे बॉल को हम हिट कर रहे हैं तो बॉल को अगर हम तेजी से हिट कर रहे हैं तो बल्ला हमारा पीछे की तरफ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये आपका बिफोर और आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद और कॉलिजन से पहले टोटल मोमेंटम हमारा सेम रहता है। लेकिन कब रहेगा ये, उसकी कंडीशन ये है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारा अप्लाई ना हो रहा हो। अगर इसमें कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया जाएगा तो ये जो चीज ये कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन नहीं आएगी। फिर उसके मोमेंटम में परिवर्तन देखने को मिलेगा जो कि बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो आपको ये कंडीशन हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखने को मिलेगी। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, वो आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पर 3 एग्जांपल दे रखे हैं, मैं 2 एग्जांपल को समझा देता हूं। तो फर्स्ट एग्जांपल मेरा ये है जो बुक में आपको दे रखा है, एक्टिविटी 9.5 पेज नंबर 1 to 4 न्यू बुक में। तो आप इसमें क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही एक एग्जांपल है। कैसे, ये एक बलून है जिसमें एयर फिल है, एयर फिल कर रखी है, कंप्लीट फिल है और ये इससे अटैच है। और तो आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पर होल्ड करके यहाँ इसका होल्ड किया हुआ हूँ, जैसे ही मैं यहाँ इसके धागे को ओपन करूंगा, ये वाला ओपन कर देता हूँ, तो होगा क्या, इसकी जो एयर है वो इधर वाली साइड में मूव करेगी। ये एयर, इसके अंदर जो भी एयर थी वो किधर मूव करेगी, क्योंकि इसका ओपन एरिया इधर है, वो इधर मूव करेगी, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम को कंजर्व लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये पूरा सिस्टम किसमें है, स्टार्टिंग में ये रेस्ट पर है, रेस्ट। अभी जब मैंने इसका, एक मिनट दोबारा से समझा देता हूँ, ये है मेरा, यहाँ पे पहले अभी मेरा यहाँ से मैं इसको होल्ड किए हुए था, दबाए हुए था, जिससे कि इसकी एयर इसमें से बाहर पास नहीं हो रही थी, ठीक है ना। तो ये मेरी पूरी
सिस्टम किस पे था, रेस्ट पे। ना तो ये मूव कर रहा था ना ये मूव कर रहा था रेस्ट पर। इसकी भी वेलोसिटी जीरो, इसकी भी वेलोसिटी जीरो। अब मैंने क्या किया, मैंने इस धागे को यहाँ से उठाया और इसको ओपन कर दिया। ओपन करने पर क्या हुआ, इसकी एयर इससे बाहर रिलीज हुई इधर वाली साइड में, एयर मेरी इधर रिलीज हुई है। अब इसका मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, अगर मेरी एक साइड में फोर्स लग रहा है तो ये जो एयर बैलून है, मींस बैलून की जो एयर है वो इधर फोर्स अप्लाई कर रही है, इधर वाली फोर्स इधर फोर्स अप्लाई कर रही है। तो ये इसके जस्ट अपोजिट फोर्स इधर अप्लाई करेगी ये बॉडी इस पर इधर फोर्स अप्लाई करेगी, तो ये बॉडी इस पर इधर फोर्स अप्लाई करेगी। इस वजह से ये जो स्ट्रॉ है वो किधर मूव करेगी, इधर वाली साइड में मूव करेगी स्ट्रॉ, जिससे कि जो जिस जितना मूवमेंट इसने इधर इधर बनाया है उसको वो कैंसिल आउट करेगी स्ट्रॉ इधर मूव करके। इधर जितना इसने वेलोसिटी गेन कर ली है उतनी वेलोसिटी ये उधर गेन करेगी, जिससे कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से। तो इस तरीके से हमारा फिर से सिस्टम किसमें आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपका एग्जांपल 1 हो गया जो आपको बुक में दिया है। समझ में आया? हुआ क्या है, इसमें कुछ नहीं है, पहले मैंने होल्ड कर रखा था तो एयर इसके अंदर थी, तो ये भी रेस्ट पे थी और ये बलून भी रेस्ट पे था, ये और इसकी एयर भी अंदर रेस्ट पे थी। अब मैंने क्या किया, इसको ओपन किया है, मतलब इसके धागे को ओपन किया है, एयर पास होने दिया, तो एयर मेरी इधर मूव कर रही है, तो एयर की वजह से हमारा एयर इधर मूव कर रही है और स्ट्रॉ मेरी किधर मूव करेगी, इधर। ये दोनों आपस में अटैच है और ये जो स्ट्रॉ है ये इसके अंदर से एक धागा स्ट्रिंग पास हुई है। ओके, तो इस तरीके से ये सेटअप है। तो ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव करेगी, जिससे कि मोमेंटम हमारा कंजर्व रहे और सिस्टम हमारा वापस से रेस्ट में ही रहे। ओके, तो ये आपका एग्जांपल 1 हुआ। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। ये मेरी गन है, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनाया लेकिन मैं यहाँ पर चीजों को क्लियर कराने के लिए बैठा हुआ हूँ। ये मेरी गन है और ये मेरी पिस्टन है, बुलेट। जैसे ही मैं इसको इधर फायर करूंगा, मेरी बुलेट क्या करेगी, बुलेट मेरी यहाँ से रिलीज होती हुई मान लो यहाँ पर आ गई, तो मेरी बुलेट इधर मूव कर रही है। बुलेट का मूवमेंट किधर हो रहा है, इधर। बुलेट ने क्या किया, मोमेंटम गेन कर लिया। अब इस मोमेंटम को हमें कंजर्व कराना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये पूरा सिस्टम किस पे था, स्टार्टिंग में ये सिस्टम रेस्ट पे था। ना तो ये गन भी हमारी रेस्ट पे थी और उसकी बुलेट भी हमारी रेस्ट पे थी, तो ओवरऑल सिस्टम हमारा किस पे था, रेस्ट पे। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने इसको यहाँ से फायर किया, फायर करने पर इस बुलेट ने मेरी मोमेंटम गेन कर लिया। अब इस मोमेंटम को कंजर्व करना है, तो जस्ट ये इधर मूव कर रहा है, तो इसके अपोजिट साइड में कोई एक मोमेंटम वर्क करना चाहिए। तो वो क्या होता है हमारा, ये जो गन आपको पीछे एक झटका सा लगता हुआ दिखाई देता है, इसको बोलते हैं हम रिकॉइल फोर्स ऑन गन। तो आपने देखा होगा जब भी आप गन फायर करते हो तो पीछे वाली साइड में हमें एक झटका लगता है, वो झटका क्या होता है, रिकॉइल फोर्स, जो कि गन पर अप्लाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि नेचर ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दे रखा है, तो उसको बैलेंस कंजर्व कंजर्व करने के लिए, मींस मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए ये रिकॉइल फोर्स इस गन पर अप्लाई होता है, जिससे कि फिर से हमारा पूरा सिस्टम किस में आया है, रेस्ट में आ जाए। तो स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, बाद में भी वो आपका कॉलिजन या कुछ भी कर लीजिए इसे,
फिर से रेस्ट पर है। तो इस तरीके से हमारा फिर से क्या प्रूव होगा कि मोमेंटम हमारा क्या है, इस पूरे सिस्टम का कंजर्व रहा। ओके, एक एग्जांपल और दे दे रहा हूं मैं। इसके लिए मैं डायग्राम बना देता हूं फर्स्ट। तो ये पूरा सिस्टम है हमारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस बर्नर को मैं हीट कर रहा हूं और इसमें कुछ मेरा वाटर है। तो वाटर इसमें फिल है। वाटर फिल होने की वजह से आप देखेंगे ये बर्नर इसको हीट कर रहा है और ये वाटर हमारा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। गर्म होने की वजह से ये वेपोराइज होगा और इधर वाली साइड में मूव करेगा। वाटर इधर मूव करेगा, वाटर, जिसकी वजह से होगा क्या, कॉर्क मेरा बाहर वाली साइड में मूव कर जाएगा। ये जो कॉर्क है ये इधर वाली साइड में रिलीज हो जाएगा और जो हमारी ये टेस्ट ट्यूब है वो हमारी इधर मूव करेगी। तो आप इसमें भी देख रहे हैं, स्टार्टिंग में सिस्टम हमारा रेस्ट पे था। बॉयलर की मदद से हमने इस वाटर को वेपोराइज किया। वेपोराइज होने की वजह से ये कॉर्क मेरा इधर वाली साइड में मूव किया। ये कॉर्क, जैसे ये मैं कॉर्क मान लूं तो ये मैंने इधर मूव किया और टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब है वो मेरी दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करी है। तो इस तरीके से इसमें भी क्या हुआ है, हमारा मोमेंटम कंजर्व रहा है। तो ये आपके एग्जांपल थे और डेरिवेशन था। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बेस्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा और इस बुक के भी कराने हैं मुझे न्यूमेरिकल, और बाकी न्यूमेरिकल सीरीज चलेगी इसमें टोटल। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।